बहुत समय पहले की बात है। कभी किसी गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वो एकदम बेकार फिर रहा था। 20 साल की उम्र में भी अपनी माँ के मेहनत के जरिए ही जीता था। उस गांव के पड़ोस में ही माही नाम की एक लड़की अपनी बकरियों को चराने के लिए जाती थी। एक दिन ये क्या? कहाँ चला गया होगा वो? कब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, पर वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहीं कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया, या कहीं किसी शेर ने खा लिया। अरे मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ, यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो रहा, वहाँ तो कोई सो रहा है। उसी से जाकर पूछती हूँ। ए सुनो सुनो। क्या हुआ है? मेरी नींद खराब कर दी तुमने। मेरी सहेली हो क्या? कभी आराम से सोने नहीं देती हो। अच्छा ये बताओ, इतने घने जंगल में तुम इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहे हो? अगर तुम्हें किसी शेर ने खा लिया तो? यहाँ पर शेर नहीं आते। वो घने जंगल के बीच में रहते हैं और मुझे शेर का कोई डर नहीं है। किसने कहा शेर नहीं है? अरे मैं तो शेर के पद चिन्ह को देखकर यहाँ आई हूँ, और तो वो शेर मेरी 4 बकरी को लेकर चला गया। क्या कहा? मैं शेर के पद चिन्ह बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम्हें तो पता है मैं यहाँ पर रोज ही फिरता रहता हूँ। मुझे तो शेर कभी नहीं दिखाई दिया, लेकिन तुम्हें कहाँ से दिख गया? जरा मुझे भी तो दिखाना। वो देखो वहाँ पर दिख रहा है। देखो अच्छे से देख लो। देखा, सारे पद चिन्ह उसी तरफ तो जा रहे हैं ना? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें नींद से जगाया है। अब बताओ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ये शेर के पद चिन्ह नहीं है। हो ना हो किसी ने जानबूझकर इन चिन्हों को बनाया है। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? ये सारे पद चिन्ह शेर के नहीं है। सच में इसे किसी आदमी ने बनाया है। जरा ये देखो तो बताओ, ये बिल्कुल शेर के पद चिन्ह जैसे दिखते हैं ना? सही कहा, ये तो बिल्कुल शेर के ही लग रहे हैं। मतलब ये सब जो भी मैंने देखा वो किसी आदमी की करतूत है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर सच में शेर होता, सारे के सारे पद चिन्ह एक जैसे नहीं पड़ेंगे। उनमें बहुत फर्क दिखाई देता है, एक ज्यादा गहरा और एक थोड़ा गहरा। लेकिन तुमने जो दिखाए थे वो सारे के सारे एक जैसे हैं। मतलब कोई जानबूझकर लकड़ी से इन चिन्हों को बनाकर जा रहा है, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए। मतलब जो भी चोर है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। मेरी बकरी ले जा रहा है चालाकी से। देखो, अगर हम उन शेर के पद चिन्हों को देखेंगे तो उन्हें लगता है कि हम उसी तरफ जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, इन पद चिन्हों के अनुसार अंत तक हम दोनों साथ में चलते हैं। वहाँ पर जरूर तुम्हें बकरियों का चोर मिल सकता है। अगर वहाँ पर सच में कोई शेर सामने आ गया तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तुम इतना डरो मत, शेर पास में नहीं आते। अगर आए भी तो हाथ में डंडा होगा ना। चलो अब हम चलते हैं। इस तरह वो लोग उस पद चिन्ह का पीछा करते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद बिल्कुल यहाँ पर पद चिन्ह खत्म हो गए, मगर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब पास में कोई चोर जरूर छुपा हुआ है। तुम वहाँ जाकर देखो, मैं इस तरफ देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। हम दोनों साथ ही चलेंगे। मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है, आगे चलकर देख लेते हैं। वो देखो, वहाँ पर गुफा दिखाई दे रही है। जरूर उसमें कुछ ना कुछ तो है। चलकर देखते हैं। ये क्या? ये सारी हड्डियाँ तो मेरी बकरी की है। किसी ने अपना पेट भरने के बाद हड्डियों को यहाँ छोड़ दिया है। एक बार वो चोर मेरे हाथ आ जाए। एकदम चुप रहो तुम। अभी अंदर कोई है, लगता है कोई आ रहा है। इस तरह वो दोनों गुफा के पास एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। कोई पहलवान जैसा आदमी उस गुफा में आता है। पक्का यही तुम्हारी बकरियों का चोर है। चलो उसका पीछा करके धुलाई करेंगे, ताकि आगे से वो किसी बकरी पर नजर न डाले। तुम उसका सामना कैसे कर पाओगे? वो तो एक पहलवान लग रहा है। तुम्हें मेरा पता नहीं है। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम यहीं पर रह जाओ, मैं जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलती हूँ। आखिर मेरी बकरियों का सवाल है। मैं उसे कम से कम 4-5 लात मारूंगी। इसके बाद वो दोनों उस गुफा के अंदर जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कौन है? कौन है वहाँ? आखिर कौन हो तुम लोग? यहाँ मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? यहाँ से जाते हो या तुम लोगों को 4 लगाऊं? 4, 6, 8 तो हम तेरे लगाएंगे। ठीक है, हमारी बकरियों को तू खा गया है। अब तक हमारी 4 बकरियां चोरी हो गई हैं। तुमने ही उनको चुराया है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो? हाँ हाँ जरूर, मैंने ही आपकी बकरियों को चुराया है और हर 2-3 दिन में उनको काट कर खा जाता हूँ। हाँ, वो बकरियां हमारी है। अगर तुम्हें बकरियां खाना इतना ही पसंद है तो खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? ये गलत बात है कि नहीं, बताओ। क्या बोल रहे हो? तुमको खरीदना है? मुझे तो सिर्फ चोरी करना ही आता है भाई साहब। पैसे देकर खरीदना नहीं आता है मेरे को। सिर्फ तुम लोगों की 4 बकरियां ही नहीं, मैंने यहाँ पर आने के बाद कम से कम 50 बकरियों को चुरा कर खाकर डकार भी मार चुका हूँ। चुपचाप हमारी 4 बकरियों का दाम निकाल दे। 20 चांदी के सिक्के दे दे, नहीं तो मुझसे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। निकाल सिक्के। लगता है सबक सिखाना होगा। अब तो मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे।
इस तरह वो दोनों लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में चोर गोपाल के हाथों हार जाता है। मुझे छोड़ दो, ये लो तुम्हारे चांदी के सिक्के। मैं कभी तुम्हारी बकरियों को चुरा कर नहीं खाऊंगा। देखो 20 चांदी के सिक्के लड़ाई से पहले की बात है। अभी दाम बढ़ गए, अब तुम्हें 50 सिक्के देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर से धुलाई शुरू कर दूंगा मैं। अब चुपचाप चांदी के सिक्के निकालता है या फिर नहीं। इसके बाद वो चोर बकरियों के बदले 50 चांदी के सिक्के देता है। उन पैसों को लेकर गोपाल बाहर आता है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुमने तो उस चोर की धज्जियां उड़ा कर रख दी। ठीक है, मुझे वो पैसे दे दो। तुम्हारी बकरियों का दाम 20 चांदी के सिक्के हैं, लेकिन देखो मैं तुम्हें 30 सिक्के दे रहा हूँ। तुम्हें तो उसने 50 सिक्के दिए, तो तुम मुझे 30 सिक्के क्यों दे रहे हो? 20 सिक्के तुम खुद रखना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे बता सकते हो? और नहीं तो क्या, फिजूल में इतनी दूर आकर उस चोर से झगड़ा करके तुम्हें सिक्के दिलवाए हैं मैंने। तुम मेरी कोई रिश्तेदार तो हो नहीं जो मैं तुम्हारी सहायता करूं, उसके बदले पैसे ले रहा हूं। देखो बराबर हुआ ना। इसके बाद वो दोनों जंगल से बाहर निकलकर अपने गांव में आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद गोपाल, ये लो माँ, आज मैंने पूरे 20 चांदी के सिक्के कमाए थे, लो। ये बता कहाँ से आए इतने पैसे? कुछ काम धाम तो करता नहीं है, कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है? मैं क्यों चोरी करूंगा भला? माँ ऐसा क्यों सोचती हो? असल में बात ये है कि मैं आज जंगल गया था। इस तरह गोपाल अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। वैसे देखा जाए तो ये चोरी का ही माल है। कभी तो मेहनत करके पैसे कमा कर ला, ऐसे नहीं, ये रास्ता गलत है। मुझे कोई काम नहीं करना है माँ, कुछ दिनों के लिए मुझे बस आराम ही आराम करना है, बस थोड़ा और घूम लेने दो। इस तरह गोपाल अपनी माँ की बात कभी नहीं सुनता था। इस तरह कुछ और दिन बीत जाने के बाद एक दिन की बात है, वैशाली के पास पड़ोसन सीता आती है। अरे क्या हुआ वैशाली दीदी, इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रही हो। आपका तो बेटा भी जवान हो गया है, उसे काम पर क्यों नहीं भेजते हो आप? उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना, सही कहा ना? अरे क्या करूं सीता, कितनी बार कह चुकी हूँ, वो मेरी बात समझे तभी ना। और मैं करूं भी क्या, है तो मेरा ही बेटा, घर से निकाल तो नहीं सकती हूँ। ऐसे कैसे काम चलेगा दीदी, शादी कर दो, उसकी जिम्मेदारी सिर पर आएगी तो खुद ही काम करेगा वो। इसकी हालत देखकर कौन लड़की देगा इसे? उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। मुझे लगता है इसकी शादी मेरे जीते जी मुमकिन नहीं। ऐसा क्यों बोलती है दीदी? पड़ोसी गांव में श्यामलाल नाम का बकरियों का व्यापारी है। उसकी इकलौती बेटी है, सुशील, गुणवंती और रूपवती है। अपने गोपाल के लिए कहिए तो मैं कल जाकर बात करूं। अगर उन्हें मेरा बेटा पसंद हो तो मुझे क्या एतराज है। ये देखो, ये भी आ गया। तुम ही बात कर लो इससे और पूछ लो। मैंने सब कुछ सुन लिया। काकी एक बात बताओ, और काम नहीं है क्या? मैं तो सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे अभी शादी करने का मन नहीं है। जब शादी का मन होगा तो अपने आप शादी कर लूंगा, तब तक के लिए आप बख्श दो मुझे। सुनो गोपाल, पड़ोसी गांव में श्यामलाल नाम के एक बकरियों के व्यापारी रहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, उतना धनी तो हमारे इलाके में कोई नहीं। हाँ जानता हूँ, मैं उसे बहुत चालाक लड़की है। अगर मैंने उसको पसंद किया तो भी वो मुझसे शादी बिल्कुल नहीं करेगी। अरे वो सब तो मैं संभाल लूंगी, मैं कल ही जाकर उनसे बात करती हूँ। अब तुम्हारी शादी हो गई, समझ लो। इस तरह सीता की मदद से गोपाल और माही की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। अजी सुनिए, आप कब तक खाली बैठे रहोगे? कुछ काम करिए जाकर बाहर, समझे आप? सासू माँ की तबीयत भी खराब है, वो कब तक काम करेंगे? अब तो आपको ही काम करना चाहिए। जाइए बाहर और कोई काम देखिए आप अपने लिए। आपकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, अब तो उन्हें आराम करने दीजिए। उन्होंने इतने सालों तक काम किया, अब उनसे काम नहीं होता है। अब कुछ तो सोचो उनके बारे में। बस इसी वजह से मुझे शादी नहीं करनी थी। कुछ दिनों के लिए मुझे काम करने के लिए बिल्कुल मत कहना। तो फिर एक काम करिए, मैं पिताजी से कुछ बकरियां ले लेती हूँ। उन बकरियों को जंगल में ले जाकर घास फूस खिलाकर वापस आ जाइए। कुछ दिनों में उनका अच्छा खासा रकम भी मिल जाएगा हमें। तुम्हें जितना भी समझाने की कोशिश करूं बेकार है। इसे क्या समझाना है रे, सही तो कह रही है बहू। और कब तक घर पर बैठे रहोगे? गोपाल उन दोनों की बातें सुनकर वहाँ से गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। इस पत्र में जो रास्ता है वो हो न हो, जरूर खजाने का रास्ता है। कितना ही ढूंढने पर मैं इस खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन ये खजाना हो न हो इसी जंगल में है। लेकिन अब मैं ये खजाना ढूंढ कर ही रहूंगा, और ये लोग मुझे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर ये खजाना मुझे मिल गया तो इस इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरह वो अपने हाथ में चिट्ठी लेकर घूमते फिरते खजाने को ढूंढता रहता है। इतने में उसकी माँ की सेहत खराब हो जाती है। तभी एक दिन उनके घर दौलत राम आता है और उनसे कहता है,
देखो दीदी, हम तो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर ले आते हैं। हमको तो हट्टा कट्टा नौजवान चाहिए और आपके बेटे गोपाल को हमारे साथ ले जाने के लिए सोच रहे हैं। वहाँ पर खाली पेड़ काटना है और कटी हुई लकड़ियों को लाने के लिए हम लोग कुछ साथ में गधे लेकर जा रहे हैं। उन लकड़ियों को शहर में बेचने के बाद हम लोग पैसा बांट लेते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे से तो पूछना होगा वो जाना चाहता है भी या नहीं। माँ जी, मैं उनको समझाऊंगी। आप लोग जंगल जाने से पहले यहाँ आइएगा। मैं अपने पति को आपके साथ भेजूंगी। इसके बाद गोपाल शाम तक अपने घर पहुंचता है। सुनिए जी, अगर आपने कुछ काम करना चालू नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसे बेकार खाली बैठे रहने में आपको शर्म नहीं आती? बताइए, इधर सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी दवाई के लिए कितना खर्चा हो रहा है। पैसे के बिना दवाई कहाँ से आएगी? अरे मैं भी पैसे कमाने में ही व्यस्त था। तुम लोगों को बताऊंगा तो नहीं समझोगे। छोड़ो, इस कागज को देखो तो, ये खजाने के मामले में राज बताने वाला कागज है। मैं हर रोज जंगल में जाकर उसी खजाने को ढूंढ रहा हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने कल आपको दौलत राम के साथ जंगल भेजने का वादा किया है और आपको जाना ही होगा। समझ गए ना? ठीक है, कहा था ना, तुम लोग मेरी बात नहीं समझ पाओगे, लेकिन एक दिन मैं जरूर उस खजाने को ढूंढ कर ही मानूंगा। तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं दौलत राम के साथ काम करने के लिए जाऊँ? यही ठीक है, जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही क्या रे गोपाल हमारे साथ आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। माँ ही खाने का डब्बा दे रही है। फिर चलते हैं। हमें तो वहाँ जाकर बहुत सारे पेड़ काटने हैं और हमारी बची हुई लकड़ियों को खरीदने वाले शहर में बहुत लोग हैं। और हाँ सुनो, जिस लकड़ी को हम काटेंगे वो बहुत महंगी है और जितनी लकड़ी हम काटेंगे, मतलब कि शाम तक जितनी लकड़ी काटेंगे उतने पैसे बनेंगे। मैं भी देखता हूँ कि आप शाम तक मुझे कितने पैसे दोगे। अगर ज्यादा पैसे मिले तो कल तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। इस तरह वो लोग पेड़ काटने के लिए जंगल में जाते हैं। वो पेड़ काटने को तैयार होते हैं। गोपाल सुनो ना, तुमको पेड़ काटना है, हम लोग उस तरफ जाएंगे। बाप रे, बहुत मुश्किल हो रही है इतने बड़े बड़े पेड़ों को काटना। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, मेरे तो छक्के छूट जाएंगे। मुझसे तो ये नहीं होगा। क्या हुआ गोपाल, कैसा है काम? मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। कुछ दिन करते रहोगे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी इसकी। वही करत करत कर्म वाली बात धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, चलो लगो अभी काम पे। शाम तक बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करनी है हम लोगों को। शाम तक तो मैं आप लोगों से ज्यादा पेड़ काट लूंगा। ठीक है, जाकर अपना काम करो। शाम तक कटी हुई सारी लकड़ियों को गधे पर बांधते हैं और तभी ये लो गोपाल, तुम्हारे हिस्से की मजदूरी लो। ये क्या है? इतनी मेहनत करके इतने से पैसे? ये नहीं चलेगा। ठीक है, ले लेता हूँ, दे दो। इस तरह गोपाल को महसूस होता है कि मेहनत करना आसान नहीं होता। गोपाल मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगता है और रोज काम पे जाने लगता है